प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रतिबिंब पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, जीसी रामपुर बुशहर, शिमला, आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है एक इतिहासकार के रूप में बरनी। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि मध्यकालीन इतिहास में जियाउद्दीन बरनी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक तक हमारी जानकारी का प्रमुख स्रोत जियाउद्दीन बरनी द्वारा रचित फतवा-ए-जहांदारी और तारीख़े फिरोज शाही हैं। फतवा-ए-जहांदारी जहां अन्य विषयों के साथ राजनीतिक विचारों से युक्त है, वहीं तारीख़े फिरोज शाही मध्यकालीन इतिहास लेखन के विकास क्रम को प्रकट करता है। ज्ञातव्य है कि जियाउद्दीन बरनी के पूर्व के इतिहासकारों की रचनाओं में जहां राजनीतिक घटनाओं का वर्णन मात्र है, वहीं जियाउद्दीन बरनी घटनाओं के साथ उसके स्वरूप लेखन पर भी जोर देता है। एक शासन के पश्चात नए शासन की स्थापना के साथ हुए परिवर्तनों का उल्लेख उसे अपने पूर्ववर्ती इतिहासकारों से पृथक करता है। उसकी रचनाओं की महत्ता केवल राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक आदि गतिविधियों के चित्रण तक ही सीमित नहीं है, यह मध्यकालीन बौद्धिक विकास को भी अभिव्यक्त करता है। यद्यपि एक इतिहासकार के रूप में उसकी उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता, तथापि उसके विचार कई अंतर्विरोधों को भी जन्म देते हैं। उसकी रचनाओं में शासक वर्ग के प्रति अत्यधिक आग्रहशीलता का भाव प्रकट होता है। स्वयं के विचारों का समावेश, सूचना देने के बजाय शिक्षा देने में उसकी रुचि, वार्तालापों के प्रस्तुतिकरण में नाटकीयता का समावेश, मुहम्मद बिन तुगलक का एकाकी चित्रण आदि उसके तटस्थ इतिहासकार होने पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। उसकी कृतियों में कालानुक्रमिक दोष भी उभरकर सामने आते हैं, परंतु अनेक दोषों के बावजूद उसकी कृति परवर्ती इतिहासकारों के लिए सूचना प्राप्त करने का एक सशक्त माध्यम है। आवश्यकता यह है कि एक स्रोत के रूप में उसकी रचनाओं का उपयोग अत्यंत सावधानी से करने की आवश्यकता है। उसकी रचनाओं को अन्य समकालीन स्रोतों के प्रकाश में देखने की आवश्यकता है। अतः यह कहा जा सकता है, यहाँ पे हमारा जो प्रश्न था वह था कि एक इतिहासकार के रूप में जियाउद्दीन बरनी का, तो हमें यहाँ पे क्या दिखाना है? हमें यहाँ पे बस एक ही चीज़ दिखानी है कि एक इतिहासकार के रूप में जियाउद्दीन बरनी का कितना महत्व है। अब हम इसी कड़ी में एक और इतिहासकार जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में और अपनी रचनाओं के द्वारा तथा अपनी सूफी विचारधारा के कारण मध्यकालीन इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, वह है अमीर खुसरो। इस पे भी अनेक प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अमीर खुसरो के बारे में बताइए, या अमीर खुसरो क्या एक प्रख्यात कवि था, या अमीर खुसरो एक इतिहासकार था, या इतिहासकार न होकर के कवि था। तो हम एक सिंपल सा प्रश्न उठाते हैं कि अमीर खुसरो प्रख्यात कवि था, इतिहासकार नहीं। यहाँ पे हमें क्या देखना है? दो चीज़ें हमें देखनी हैं।
पहला प्रश्न का भाग क्या है कि अमीर खुसरो एक प्रख्यात कवि है, तो पहले भाग में हमें उसे कवि के रूप में दिखाना है, जबकि दूसरा भाग है क्या कहता है, इतिहासकार नहीं है। तो इसमें दोनों संभावनाएं बनती हैं कि वह इतिहासकार भी हो सकता है और इतिहासकार नहीं भी हो सकता है। तो जब हम इसका विश्लेषण करते हैं तो देखते हैं कि कैसे अमीर खुसरो एक कवि था। मध्यकालीन भारत में कवि व संगीतज्ञ के रूप में अमीर खुसरो का नाम अत्यंत आदर के साथ लिया जाता है और अमीर खुसरो का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय कला व साहित्य के क्षेत्र में उनका योगदान अविस्मरणीय है। यद्यपि उनकी रचनाओं में ऐतिहासिक विषय वस्तु का प्रमुखता से उपयोग किया गया है, तथापि इतिहास लिखना उनकी मूल प्रवृत्ति नहीं थी। उन्होंने उन्हीं विषयों पर खास तौर से लिखा जिसे लिखने हेतु उनसे कहा गया। उदाहरण स्वरूप खजाइनुल फुतूह तथा नूह सिपिहर। खजाइनुल फुतूह में अलाउद्दीन के शासनकाल का चाटुकारितापूर्ण विवरण है, जबकि नूह सिपिहर में मुबारक खिलजी का, अतः उनकी निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। शाही संरक्षकों को खुश करने की उनकी नीति उन्हें इतिहासकार के रूप में प्रतिष्ठित होने से रोकती है, परंतु इससे उनकी रचनाओं की महत्ता कम नहीं होती। उनकी रचनाओं में कुछ ऐसे तत्व हैं जो पूर्व के इतिहासकारों में प्रदर्शित नहीं होते। उदाहरण स्वरूप जहाँ बरनी का विवरण कालक्रम के दोषों से युक्त है, वहीं इनके निर्धारण में विश्वसनीयता है। जहाँ पूर्व की रचनाओं में तत्कालीन सामाजिक स्थिति पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है, वहीं इनकी रचनाओं में प्रमुखता से उल्लेख किया गया है। सांस्कृतिक जीवन के बारे में जो अंतर्दृष्टि दी गई है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यद्यपि उनकी रचनाओं में अनेक दोष निहित हैं, तथापि तत्कालीन शासकों, उनकी गतिविधियों, शाही दरबारों, भौगोलिक व सामयिक स्थितियों के बारे में उनके विवरण को अन्य समकालीन स्रोतों के प्रकाश में देखा जा सकता है। वस्तुतः उनकी रचनाओं का सर्वाधिक महत्व तत्कालीन इतिहासकारों के विवरण में जो कमी है उसे पूरा करना है, और कवि के रूप में, संगीतकार के रूप में, संगीत के जनक के रूप में या साहित्य की अनेक विधाओं के जन्मदाता के रूप में इन्हें जाना जाता है। इन्होंने अवधी भाषा में रचनाएं लिखी। खड़ी बोली का इन्हें जनक कहा जाता है। खड़ी बोली में इनकी एक प्रमुख रचना है कि गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, चैन भई रैन भई चौदेस। अर्थात यह कहा जा सकता है कि अमीर खुसरो कव्वाली के जनक थे। पहेलियों और मुकरियों का इन्हें जन्मदाता कहा जाता है। इन्होंने अनेक साहित्यिक रचनाएं की जो इनके एक साहित्यकार के रूप में और कवि के रूप में भी पूरी तरीके से स्थापित करती। थैंक यू।